भाई पहले ही बता दूं, वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। आराम से देखना, टाइम निकाल के देखना, एंड तक ज़रूर देखना। एंड में कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स मिलने वाली है जिससे अनसिक्योर्ड लोन वालों के लोन बहुत इजीली हो जाएंगे, उनकी प्रोफाइल काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। बिफोर हम इस वीडियो में जो टॉपिक्स कवर होंगे उसके बारे में मैं बात करूँ, उससे भी पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि बैंक्स ना कोई चैरिटी नहीं है। बैंक्स कोई स्टूडेंट्स को लोन देने के लिए, स्टूडेंट्स की एजुकेशन फंड देने के लिए कोई चैरिटी नहीं है। बैंक एक बिजनेस है और हम बैंक को एक बिजनेस की तरह ही अप्रोच करेंगे। बैंक आपके अंदर एक इन्वेस्टमेंट करेगा एज ए एजुकेशन लोन, तो हम उसको उसी अकॉर्डिंग अप्रोच करेंगे। तो यार अब बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। स्टे टिल द एंड, क्योंकि आपको मैं कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स कम होने के बावजूद भी आपको लोन के चांसेस आपके काफ़ी बढ़ जाएंगे, राइट। तो प्लीज़ मेक श्योर यू स्टे टिल द एंड। तो यार सबसे पहले हम बात करेंगे सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ लोन्स इंडिया में क्या क्या अवेलेबल है पढ़ाई के लिए। दूसरा, एजुकेशन लोन वर्सेस पर्सनल लोन। उसके बाद हम बात करेंगे सिक्योर्ड लोन्स और अनसिक्योर्ड लोन्स के बारे में। उसके बाद हम सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे कि बैंक्स और एनबीएफसी से लेने में क्या डिफरेंस है, क्या किसी के बेनिफिट्स हैं, क्या किसी के कॉन्स। उसके बाद एक जनरल मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की बात बताऊंगा, क्योंकि भाई सारा खेल तो डॉक्यूमेंट्स का ही है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कहाँ कहाँ अप्लाई किया था, एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मेरा जिस इंस्टीट्यूशन ने मेरा लोन अप्रूव किया, जहाँ से मैंने अपनी फीस पे करी है, उसके साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो यार अब बात करते हैं सोर्सेज एंड टाइप्स। लोन्स आपको गवर्नमेंट बैंक देती है, प्राइवेट बैंक्स देते हैं, आपको एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आपको लोन देते हैं। उसके बाद कुछ प्राइवेट लेंडर्स होते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ लोन्स फॉर एजुकेशन, मतलब आपने पढ़ाई करने के लिए जाना है, उसके लिए आपको किस किस टाइप का लोन मिल सकता है। सबसे पहले तो ऑब्वियसली एजुकेशन लोन। सेकंड, जो बहुत सारे लोग कंसिडर शायद नहीं करते, दैट इज़ पर्सनल लोन। आप एजुकेशन परस्यू करने के लिए पर्सनल लोन भी ले सकते हो अगर आपको एजुकेशन लोन नहीं मिल रहा है। अब सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि एजुकेशन लोन और पर्सनल लोन में क्या फ़र्क है। एजुकेशन लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो कंपैरेटिवली लो होगा ऑलवेज पर्सनल लोन से। उसके बाद एजुकेशन लोन का जो अमाउंट है वो कंपैरेटिवली पर्सनल लोन के कंपैरेटिवली ज़्यादा सैंक्शन हो जाएगा, गिवन कि आप दोनों केसेस में सेम डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हो। तो एजुकेशन लोन का जो अमाउंट है वो हमेशा पर्सनल लोन के कंपैरेटिवली ज़्यादा ही सैंक्शन होता है एज कम्पेयर टू पर्सनल लोन। थर्ड पॉइंट है, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जब आप एजुकेशन लोन लेते हो तो आपको जो मोरेटेरियम को लेट्स से जो आपको ग्रेस पीरियड मिलता है, राइट, आपको जो ग्रेस पीरियड मिलता है कि आपको लोन कितने टाइम बाद चुकाना स्टार्ट करना है, वो आपको एज कम्पेयर टू अ पर्सनल लोन बहुत ज़्यादा मिलता है, राइट। बहुत ज़्यादा एज इन लेट्स से कि आपके कोर्स का ड्यूरेशन प्लस एटलीस्ट 1 ईयर के बाद आपकी प्रॉपर ईएमआई स्टार्ट होगी। बट इन अ पर्सनल लोन आपकी ईएमआई डे 1 से स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब कि आज लोन लिया है तो नेक्स्ट मंथ से आपकी ईएमआई स्टार्ट हो जाएंगी, वो भी प्रॉपर ईएमआई। एजुकेशन लोन और पर्सनल लोन में पर्सनल लोन कहाँ विन करता है कि एजुकेशन लोन में पर्सनल लोन के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन लगती है, राइट। पर्सनल लोन में शायद इतनी डॉक्यूमेंटेशन ना लगे जितनी आपकी एजुकेशन लोन में डॉक्यूमेंटेशन लगती है। एजुकेशन लोन में एक्सट्रीम डॉक्यूमेंटेशन लगती है, क्योंकि भाई जैसे मैंने पहले बोला सारा खेल ही डॉक्यूमेंट्स का है। एजुकेशन लोन में अगर आप सैलरीड हो, आप एम्प्लॉयड हो या आप बिजनेस कर रहे हो, आप एज अ स्टूडेंट आपकी बात हो रही है, इवन इफ आप सैलरीड, बिजनेस, एम्प्लॉयड जो भी हो, आप इनकम टैक्स भी भर रहे हो, बट आपको को एप्लीकेंट दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि यार आप तो बिजनेस या जो भी आप स्टडी कर रहे हो, जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो आप छोड़ दोगे। एक आपको को एप्लीकेंट की जरूरत पड़ेगी, जो आपके फादर, मदर, कोई रिलेटिव, कोई ब्लड रिलेटिव या जो भी हो सकता है, जो भी आपकी तरफ से गारंटर बनना चाहे, तो आपको एक को एप्लीकेंट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी एजुकेशन लोन में। पर्सनल लोन में वो आपकी पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न के बेसिस पे हो जाएगा, गिवन द फैक्ट कि आप अर्निंग हो। छठा सबसे बड़ा पॉइंट, सिक्स्थ सबसे बड़ा पॉइंट जो एजुकेशन लोन और पर्सनल लोन में होता है, एजुकेशन लोन इज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट टू गेट एज कंपेयर टू अ पर्सनल लोन। पर्सनल लोन्स आर ईजियर टू गेट, यस, पर्सनल लोन्स लेना इज ईजी एज कंपेयर टू एजुकेशन लोन लेना। अब यार वर्डिक्ट क्या है? वर्डिक्ट ये है कि नो डाउट अगर आपके पास ऑप्शन है एजुकेशन लोन वर्सेस पर्सनल लोन में, तो ऑलवेज गो फॉर एजुकेशन लोन, क्योंकि सबसे बड़ा बेनिफिट एजुकेशन लोन का ये है कि आपको ग्रेस पीरियड मिलता है। ग्रेस पीरियड इज कि आपकी जो ईएमआईज है वो आपके कोर्स की ड्यूरेशन प्लस आपका 1 साल का आपको ऑप्शन देंगे, उसके बाद आपकी जो कोर्स खत्म होने के बाद जो आपकी ईएमआई है वो तब स्टार्ट होगी। पर्सनल लोन में
आपको बहुत प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा ड्यूरिंग द स्टडीज़, आपकी EMI स्टार्ट हो जाएंगी। अब ऑफ कोर्स इफ़ यू कैन अफोर्ड दैट फाइनेंशियली दैट इज़ फाइन, बट मोस्ट पीपल कांट। सो इसीलिए अगर आपको पास ऑप्शन मिल रहा है, ऑलवेज गो फॉर एन एजुकेशन लोन एज कम्पेयर टू अ पर्सनल लोन। पर्सनल लोन तो यार एक लास्ट रिसॉर्ट होना चाहिए कि यार कुछ नहीं हुआ, अगर कहीं से पैसे नहीं मिले तो मैं फिर शायद पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर दूंगा। तो यार अब अगली चीज़ है बैंक्स वर्सेस NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सबसे पहला तो बैंक्स की वर्किंग ना विल ऑलवेज बी स्लोअर देन NBFCs। रीज़न बीइंग, बैंक्स के पास 36 और काम है जिसमें से एक है एजुकेशन लोन। बैंक के हज़ारों प्रोडक्ट्स हैं जिसमें से एक प्रोडक्ट है एजुकेशन लोन। NBFC जैसे कि HDFC क्रेडिला या क्रेडेंस या लेट्स से ऑक्सिलो फाइनेंस या प्रोडिजी या अवांस, इनका काम ही एजुकेशन लोन है। तो भाई इनके एग्जीक्यूटिव और कुछ नहीं करते, सिर्फ एजुकेशन लोन पे ही काम करते हैं। तो ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़ है कि बैंक्स की वर्किंग NBFC से हमेशा स्लो रहेगी। सेकंड सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि यार बैंक्स की जो स्क्रूटिनी होगी वो NBFC से थोड़ी ज़्यादा ही होगी, ठीक है। ऑफकोर्स दोनों रूल्स के हिसाब से तो बराबर स्क्रूटनी करते हैं, लेकिन बैंक कुछ ज़्यादा ही स्क्रूटनी करता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू NBFC, बिकॉज बैंक्स ऑलवेज लाइक टू कीप देमसेल्फ सेफ गिवन द हिस्ट्री ऑफ स्कैम्स इन आवर कंट्री। मोरओवर NBFCs के एम्प्लॉयज़ विल बी मोर इंटरेस्टेड इन यू एज कम्पेयर टू द बैंक एम्प्लॉयज़, बिकॉज जैसे मैंने पहले बोला बैंक के पास 100 अदर काम है, बैंक के उस एम्प्लॉय को 100 और काम, उसके पास आप जैसे 100 कस्टमर आते हैं, जो कोई क्या काम लाता है कोई क्या काम लाता है, तो उसमें से एक काम एजुकेशन लोन है। बट NBFC वाले का काम ही है, उसका टारगेट ही है आपका लोन करवाना, ठीक है। तभी उसकी जो भी NBFC का एम्प्लॉय है उसका जॉब ही है ये, ठीक है। ही इज गेटिंग पेड टू गेट योर वर्क डन। तो ऑफ कोर्स NBFC गाइज आर मोर इंटरेस्टेड, मोर डेडिकेटेड, एंड दिस इज ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस। ऑफ कोर्स क्या पता किसी को बैंक से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला हो, मेरी जान मत लेना, ठीक है। सेकेंडली आई थिंक इतना तो आपको पता ही होगा कि बैंक्स 7.5 लाख 7,50,000 से ज़्यादा का अनसिक्योर्ड लोन आपको नहीं देंगे, वेयर एज NBFCs आपको कोई लिमिट नहीं है, जितनी अच्छी आपकी इनकम है उतने तक आपको अराउंड 50 लाख तक भी आपको लोन, अप टू 1 करोड़ तक भी लोन आपको मिल जाएगा अनसिक्योर्ड। इवन इफ आपका सिक्योर्ड लोन है, बैंक आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू निकल के आई है उस पर सिर्फ 70 to 100% तक ही अप्रूव करेगा, राइट। तो NBFC का जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो बैंक से हमेशा हाई होगा। अब बात करते हैं रीपेमेंट की। जो बैंक की रीपेमेंट टर्म्स होंगी वो NBFC से हमेशा अच्छी होंगी, राइट। जो आपका पार्शियल इंटरेस्ट आपको देना होगा वाइल योर ग्रेस पीरियड इज गोइंग ऑन, राइट, आपको जो मॉरेटोरियम पीरियड चल रहा है जिसके अंदर आपको कोई EMI नहीं देनी होती लेकिन उसमें पार्शियल इंटरेस्ट देना होता है। तो यार एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। लेट्स से आपका जो ग्रेस पीरियड है, आपने लेट्स से 2020 में लोन लिया, आपका कोर्स 2022 में ख़त्म होगा, ठीक है। तो जो ग्रेस पीरियड आपको मिलता है वो मिलता है आपकी एजुकेशन का ड्यूरेशन प्लस 1 ईयर, मतलब 36 मंथ्स, ठीक है। 2 साल की एजुकेशन, 1 साल का आपका ग्रेस पीरियड। उतने टाइम में ऐसा नहीं कि आपको कोई पैसा नहीं देना, उतने टाइम में आपको जो भी आपके अमाउंट लोन पे इंटरेस्ट बना होगा, जो भी आपने लोन लिया उस पर जो भी इंटरेस्ट होगा उसका कुछ पार्ट आपको, जैसे मान लीजिए 10,000 रुपये इंटरेस्ट है तो लेट्स से उसका कुछ पार्ट आपको ड्यूरिंग द स्टडी आपको देना रहता है। पार्शियल इंटरेस्ट आपसे बैंक्स भी लेंगे और आपसे NBFCs भी लेंगे। यही आती है पेमेंट टर्म्स फ्लेक्सिबिलिटी की बात, कि जो बैंक्स या जितना अच्छा NBFC होगा वो आपसे वो पार्शियल इंटरेस्ट बहुत कम लेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपये अगर पार्शियल इंटरेस्ट बन रहा है तो बैंक्स हद में हद आपसे 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 5,000 रुपये मांग लेंगे। बट NBFCs आपसे हो सकता है 10,000, 15,000, 14,000 तक भी मांगे, राइट। यार इस बारे में डिसीजन बहुत ध्यान से लेना, क्योंकि आप तो चले जाओगे बाहर, आपके को एप्लीकेंट को पे करना पड़ेगा या बाहर आपको कमा के पे करना पड़ेगा, तो आप जितना प्रेशर ले पाओ उतना ही लेना। मेरा जो पार्शियल इंटरेस्ट है मैं कितना दे रहा हूँ, मैंने कितने पे एग्री किया है वो मैं लास्ट में बताऊंगा। जस्ट टू गिव यू हिंट, बहुत कम है। अब बात कर लेते हैं भाई डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। सारा खेल ही डॉक्यूमेंट्स का है। मैं शायद इस वीडियो में दूसरी तीसरी बार बोल रहा हूँ, ये सारा खेल ही डॉक्यूमेंट्स का है, सारा गेम ही डॉक्यूमेंट्स का है। आप कितने ही भी प्रेजेंटेबल हो, आपकी बातचीत कितनी अच्छी है, एट द एंड ऑफ द डे जो भी क्रेडिट टीम है, जो भी क्रेडिट ऑफिसर है जो आपकी फाइल चेक करेगा, वो आपके डॉक्यूमेंट्स देखेगा, आपसे कभी नहीं मिलेगा। आपसे सिर्फ सेल्स एग्जीक्यूटिव मिलेगा, आपसे मैनेजर्स मिलेंगे, लेकिन कभी भी जो क्रेडिट टीम होती है वो कभी आपसे नहीं मिलेगी, ठीक है। तो वो आपके बस डॉक्यूमेंट्स देखेगा। डॉक्यूमेंट के बारे में ना मैं अपनी जो बोनस टिप्स एंड ट्रिक्स है जो वीडियो के लास्ट में आने वाली है, लास्ट तक बने रहना, उसमें आपको एक छोटी सी बोनस टिप दूंगा जिससे आपको डॉक्यूमेंट्स में थोड़ी हेल्प मिलेगी। रेफरेंस के लिए ये स्क्रीन पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इसको आप रेफर कर सकते हो। बेसिकली KYC रहता है, मोटा मोटा आपका KYC रहता है, इनकम टैक्स रिटर्न्स रहती हैं, बैंक स्टेटमेंट्स रहती है, एंड अगर कोई आपके पास पर्सनल सेविंग्स हैं
तो वो रहती हैं, उसके बाद सैलरी स्लिप्स रहती हैं और आपकी बैंक स्टेटमेंट रहती है। तो यार अब बात करते हैं मैंने अपना लोन कहाँ कहाँ पे अप्लाई किया था और किस किस ने मेरा लोन अप्रूव किया था एंड फाइनली मैंने क्या डिसाइड किया। अगर आप हंसना चाहो तो हंस सकते हो। मैंने इंडिया की ईच एंड एवरी बैंक में, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी बैंक में क्वेरी डाली थी एजुकेशन लोन के लिए, ठीक है। एंड बहुत सारे बैंक्स ने मुझे कॉल किया, किसी ने लेट किया, किसी ने जल्दी किया। सबसे पहले सबसे प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स विद इन लेट्स से 1 मिनट के अंदर मेरे पास एक्सिस बैंक से कॉल आया था। उसके बाद मेरे पास ICICI से कॉल आया था। बैंक्स के अलावा मैंने इंडिया में जितने NBFCs हैं एजुकेशन लोन रिलेटेड, उन सब पे भी अपनी क्वेरी डाली। सबसे पहले मेरे पास क्रेडेंस के बंदे का फ़ोन आया एंड क्रेडेंस के बंदे ने मुझसे क्या बोला, उसने बोला कि आप अपने डॉक्यूमेंट भेजो, हमारी भी एक क्रेडिट टीम है, बट हम आपकी फाइल को दूसरे इंस्टीट्यूशंस में फॉरवर्ड करेंगे, दूसरे NBFCs में फॉरवर्ड करेंगे और आपका केस हम प्रायोरिटी पे डील करेंगे। क्रेडेंस ने मेरी फाइल HDFC क्रेडिला, अवांस, इनक्रेड और ऑक्जिलो में मेरी फाइल लगाई। उन्होंने मेरे से डॉक्यूमेंट रिसीव किए और उसके बाद उन्होंने मेरी फाइल HDFC क्रेडिला, अवांस, इनक्रेड और ऑक्जिलो में लगाए थे। अब मैं आपको इंडिविजुअली बताता हूँ इन सब के साथ मेरा क्या रिस्पॉन्स था। उससे पहले बैंक्स में किसी भी बैंक के साथ मैंने फाइनली लोन के लिए नहीं किया, बिकॉज मैंने आपको बताया कि बैंक 7.5 लाख से ज़्यादा का लोन देने नहीं वाले थे, मुझे थोड़ी ज़्यादा की ज़रूरत थी एंड थिंग्स लाइक दैट। तो यार मेरा लोन सबसे पहले मैं बता दूँ किस किस ने अप्रूव कर दिया था। मेरा बैंक HDFC क्रेडिला ने अप्रूव कर दिया था, मेरा लोन अवांस ने अप्रूव कर दिया था और मेरा लोन इनक्रेड ने भी अप्रूव कर दिया था। एंड मोस्ट प्रोबेबली ऑक्जिलो भी कर ही देता अगर मैं थोड़ा ऑक्जिलो वाले के पीछे पड़ता, बस सिंस इतने लोगों ने कर दिया था तो मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हुई उनका टाइम वेस्ट करने की। इन सब की जब पेमेंट्स की टर्म्स एंड कंडीशंस मेरे पास आई, ठीक है, एंड जो भी इनके साथ मेरी कम्युनिकेशन रही, जो भी इनके साथ मेरी डीलिंग्स रही सारे NBFCs के साथ, मैंने डिसीजन लिया कि आई विल गो विद HDFC क्रेडिला, ठीक है। दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, बट HDFC क्रेडिला के साथ मेरा एक्सपीरियंस वाज स्मूथ एज, जस्ट टू गिव यू अ पिक्चर। 11वें दिन 11th डे मेरी फीस पे हो गई। फर्स्ट डे जिस दिन मेरी पहली बार कॉल हुआ था HDFC क्रेडिला के बंदे से, 11th डे मेरी फीस पेड हो गई थी। आई डिसाइडेड टू गो विद HDFC क्रेडिला बिकॉज उनके पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन बहुत ही सिंपल थे और बहुत ही सबसे ज़्यादा ल्यूक्रेटिव थे मेरे लिए, सबसे ज़्यादा मेरे बेनिफिट में थे। सबसे कम इंटरेस्ट रेट मुझे HDFC क्रेडिला ने दिया, सबसे फास्ट रिस्पॉन्स HDFC क्रेडिला का था एंड सबसे कम पार्शियल रिपेमेंट जो मुझे स्टडी के दौरान देनी थी वो भी सबसे कम मुझे HDFC क्रेडिला ने ही दिया था। HDFC क्रेडिला ने मुझे कितना रिपेमेंट दिया था वो मैं लास्ट में बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ तो अवांस के साथ मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। अवांस का जो एग्जीक्यूटिव था उसने मेरे से बोला कि आप पहले प्रोसेसिंग फ़ी दो। उसने मेरे सारे डॉक्यूमेंट लिए, मेरा केस उसने बताया, उसने कहा सर आपका लोन हो जाएगा, ठीक है, बट आप पहले प्रोसेसिंग फ़ी दो तभी मैं आपकी फ़ाइल हमारी क्रेडिट टीम को भेजूंगा। मैंने कहा इसका क्या मतलब है, मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करो। तो उसने कहा सर देखो मैं आपके केस पे मेहनत भी करूँ, उसके बाद आप लोन कहीं और से करा लो तो ये मुझे ठीक नहीं लगेगा। आप पहले प्रोसेसिंग फ़ी पे कर दो जो भी थी 20-25 हज़ार रुपये, कि आप इतनी फ़ीस पे कर दो, उसके बाद ही मैं आपकी फ़ाइल डालूंगा, कहीं मैं मेहनत भी करूँ आपकी फ़ाइल पे और आप लोन भी ना कराओ। तो यार मुझे थोड़ा सा ये अजीब लगा, फिर भी मैंने उसको इतना यकीन दिलाया कि मैंने कहा भाई तुम लोन अप्रूव कराओ। तब तक मेरी क्रेडिला से बात चल रही थी, ठीक है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार तुम फाइल तो आगे लगाओ, आप प्रोसेस तो करो, मैं आपको पैसे देता हूँ, ठीक है, आप मुझे कुछ करके तो दिखाओ कि भाई मैंने आपकी फ़ाइल लगा दी है या कुछ बात चल रही है, कुछ मेरे पास कुछ कंफर्मेशन ईमेल आए कि मेरी फ़ाइल प्रोसेस में है, तब तो मैं दूँ, ऐसे हवा में मैं कैसे दे दूँ। तो उसने मुझे 1-2 दिन बाद कॉल किया, अवांस वाले बंदे ने। इसके बीच में HDFC क्रेडिला ने मेरा सब कुछ मुझे बता दिया था। अवांस वाले बंदे ने मुझे कॉल किया एंड ही सेड कि सर आपका लोन हो जाएगा, 14% इंटरेस्ट रेट रहेगा ईयरली, जो पार्शियल इंटरेस्ट रहेगा वो रहेगा 10,000 रुपये महीना ड्यूरिंग फॉर द होल ड्यूरेशन ऑफ 3 years। उसने बोला, दोबारा बता देता हूँ, उसने बोला कि 14% इंटरेस्ट रेट रहेगा एंड आपको हर महीना 10,000 रुपये देने पड़ेंगे अप टू द टाइम ऑफ जब तक आपकी एक्चुअल EMI नहीं स्टार्ट होती। तो दैट वाज जस्ट द पार्शियल पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट। अब बात करते हैं इनक्रेड की। यार इनक्रेड का भी ऑलमोस्ट आई थिंक सेम ही था, आधा % ऊपर नीचे होगा एंड उनकी भी जो पर मंथ इंटरेस्ट पेमेंट्स थी अप्रॉक्सीमेटली इतना ही आया था। उसके बाद ऑक्जिलो वाला तो बहुत ही फनी था। ऑक्जिलो वाले बंदे ने मुझे एक PDF भेजा, उसने बोला सर इस फॉर्म का प्रिंट लो, इसको भरो हाथ से और उसके बाद मुझे स्कैन करके भेजो, तब मैं आपकी फाइल प्रोसेस करूंगा। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, तू रहने दे। गजब बेइज्जती है। HDFC क्रेडिला ने मेरे से सिर्फ डॉक्यूमेंट्स लिए, सब कुछ उन्होंने बाकी खुद ही कर दिया था। HDFC क्रेडिला के साथ मेरा इंटरेस्ट रेट 11.90% था एंड जो मेरी पार्शियल इंटरेस्ट थी
वो सिर्फ 2,000 रुपये पर मंथ पे आया है। ऑफ कोर्स दिस माइट नॉट बी द सेम फॉर यू, केस टू केस बेसिस पे डिपेंड करता है, स्टूडेंट की प्रोफाइल, आपके को एप्लीकेंट की प्रोफाइल, ठीक है, उस सब पे भी डिपेंड करता है। बट इससे अच्छी पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन आई डोंट थिंक मुझे मिल सकती थी। एंड जितना कि मैंने सुना था, जितना मैंने रिसर्च किया था, उसके हिसाब से, जितना मेरे दोस्तों ने मुझे एक्सपीरियंस, जितने मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बताया था कि उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से जिन्होंने एजुकेशन लोन पास्ट में लिया हुआ है या उनके किसी जानने वालों ने लिया हुआ है, तो यार 2,000 रुपये पर मंथ वॉज अ ग्रेट डील दैट आई वॉज गेटिंग, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पार्शियल रीपेमेंट्स। एंड अब बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस के बारे में विद HDFC क्रेडिला। दोबारा बता दूँ, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, दिस इज जस्ट मी शेयरिंग माई पर्सनल। तो यार जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, HDFC के कमर्शियल टर्म्स एंड कंडीशन तो बहुत ही अच्छे थे। तो यार जो HDFC क्रेडिला का बंदा था ना, ही वॉज दी मोस्ट प्रोफेशनल, मोस्ट जेन्युइन एंड दी मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड गाय। एंड मुझे ऐसा लगा कि उस बंदे को ना इनसाइड आउट हर चीज़ पता थी कि एग्जैक्टली क्या टिप्स एंड ट्रिक्स लगानी है, किस तरीके से फाइल प्रेजेंट करना है। एंड ही न्यू द प्रोसेस सो वेल कि उसने एक बार में मेरे से सारे डॉक्यूमेंट लिए एंड दैट वॉज इट। एंड जैसे कि मैंने बोला, मेरी फर्स्ट टाइम जब उससे इंटरेक्शन हुई थी, उसके 11th डे मेरी फ़ीस पेड हो गई थी, मेरी फ़ीस मेरे अकाउंट से डेबिट हो गई थी। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यार नॉर्मली आपको क्या करना पड़ता है, आप किसी से अपना काम कराते हो, लोन कराते हो, आपको यू हैव टू चेज द गाइज, आपको चेज करना पड़ता है कि भाई कि सर करवा दो, बता दो क्या चल रहा है मेरी फ़ाइल के बारे में, कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन दे दो। क्रेडिला के साथ ऐसा कुछ नहीं था, वो बंदा मुझे एटलीस्ट दिन में 2 बार तो कॉल करता था, मुझे अपडेट्स देता था कि सर आपकी फ़ाइल के साथ ये हो रहा है, ऐसा चल रहा है, अभी ऐसा करेंगे, आगे ऐसा होगा, ये प्रोसीजर, मतलब वो मुझे बहुत ही अपडेटेड रखता था, मुझे बहुत इन्वॉल्व रखता था, तो जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। जस्ट टू सम इट अप, HDFC का एक्सपीरियंस वॉज स्मूथ। तो भाई अब बात करते हैं, असली मुद्दे की बात पे आते हैं हम, जिसके लिए आप एंड तक रुके हो। एंड तक रुकने के लिए थैंक यू। आप रुके हो तो अब आपको ऐसा ज्ञान मिलने वाला है जिससे आपको बहुत हेल्प होगी। ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मुझे बहुत काम आई एंड जो मुझे काफ़ी पहले से पता थी। मान लो आपकी 2 साल की फीस है, लेट्स से 20 लाख रुपए, कैलकुलेशन के लिए ले रहा हूँ, ठीक है, आपकी 2 साल की फीस है 20 लाख रुपए। तो आप ऐसा सोचते हो कि यार ठीक है 20 लाख का लोन ले लेंगे, GIC घर से करा लेंगे या जो भी है, ठीक है। बैंक ऐसा नहीं सोचता। बैंक के लिए आपका वहाँ पे 2 साल का एक्सपेंस इज योर फीस प्लस 10,000 कैनेडियन डॉलर्स पर ईयर, ठीक है। मतलब क्या 2 साल का कोर्स है तो फीस 20 लाख रुपए प्लस 10-10 हज़ार कैनेडियन डॉलर्स पर ईयर। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना कि बैंक आपसे बोलेगा, आप सोचोगे कि यार मेरी एलिजिबिलिटी जो बन रही है वो बन रही है 20 लाख रुपए की, मेरा लोन तो आराम से हो जाएगा। नहीं, बैंक कभी भी इस तरीके से नहीं दिखता। बैंक आपके एक्सपेंसेस में, जो भी आप लोन करवा रहे हो, उसमें हमेशा आपका लिविंग एक्सपेंस मान के चलेगा। तो अगर आप बैंक से मांगने जाओगे अपनी फीस $15,000, तो बैंक बोलेगा भाई आपको लोन, इसमें जो अमाउंट भरा जाएगा वो भरा जाएगा $15,000 प्लस $10,000। इतना तो आप आस्क करोगे, हम सैंक्शन कितना करेंगे वो हमारे ऊपर है, लेकिन इतना आपका लोन अमाउंट जाएगा ही जाएगा, ठीक है। अब यार हो सकता है ये दिस माइट नॉट बी ट्रू, लेकिन मेरे केस में हर बंदे ने, इवन एक्सिस बैंक से भी जो मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझे ये ही एग्जैक्टली बताया था। तो अब यार पास आ जाओ उस सीक्रेट टिप के लिए। अगर आपको 20 लाख का लोन चाहिए और आप बोलोगे मेरे अकाउंट में 0 रुपीज़ है, तो बैंक आपको 20 लाख रुपए नहीं देगा। लेकिन अगर आप बोलोगे मुझे 30 लाख का लोन चाहिए और अकाउंट में 10 लाख रुपए दिखा दोगे, तो बैंक आपको 20 लाख का लोन दे देगा। बैंक बोलता है कि भाई आप ये दिखाओगे आपके पास कुछ है कि नहीं, आप अपनी कुछ पर्सनल सेविंग्स दिखाओ, आप अपना कुछ, जिसको कि कुछ लोग मार्जिन मनी भी बोलते हैं, बैंक जिसको मार्जिन मनी बोलते हैं, कि आपको मार्जिन मनी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको 20 लाख का लोन चाहिए, आप 20 लाख का लोन मांगोगे और बोलोगे मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है, आप मुझे 20 लाख दे दो, मैं फीस भर दूंगा, शायद बैंक आपको लोन ना दे। बट अगर आप 30 लाख का लोन मांगोगे, 10 लाख रुपए अपने अकाउंट में दिखाओगे कि 10 लाख रुपए तो मेरे पास है, टोटल खर्चा मेरा 30 लाख है, 20 लाख आप दे दो, तो बैंक शायद आपको लोन बहुत इजीली दे दे। ये ट्रिक मेरे केस में बहुत अच्छे से काम आई थी। मुझे HDFC वाले बंदे ने ही ये ट्रिक बताई थी कि यार आपको जो भी लोन चाहिए आप उससे ज़्यादा ही मांगो। आप 30-35 मांगोगे तब जाके आपको ये बोलेंगे कि ठीक है हम 20 देंगे, बट 15 आपको अकाउंट में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब अकाउंट में दिखाने का क्या तरीका है, कोई सेविंग हो, कोई FD हो, आपके पेरेंट्स का PF ज़रूर कटता होगा, ठीक है। तो एक PF अकाउंट होगा, तो उस PF अकाउंट का जो बैलेंस है उसका, लेट्स से अगर आपके जो भी आपके पेरेंट्स हैं वो 10 साल से जॉब कर रहे हैं, 20 साल से, 15 साल से, 5 साल से जॉब कर रहे हैं, तो वो जो PF अकाउंट है उसका कुछ बैलेंस होगा, तो दैट PF अकाउंट काउंट्स टूवर्ड्स एज अ सेविंग्स।
ठीक है, वो पैसा आपको देना नहीं है, सिर्फ उसका स्टेटमेंट लगाना है कि भाई इतना पैसा हमारे पास सेविंग में पड़ा है। ठीक है, तो जो भी आपका सेविंग में पैसा पड़ा है उसको आप एज अ मार्जिन मनी दिखाओ एंड बाकी का लोन आप कराओ। तो यार कुछ पैसा दिखाने से आपकी जो अनसिक्योर्ड लोन की प्रोफाइल है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। के बाद नेक्स्ट जो एक टिप है वो ये है कि यार आप ना डे 0 पे आप अगर बैंकर, जो भी आपका बैंकर है, जो भी आपका एग्जीक्यूटिव है, उसको आप तोड़ के डॉक्यूमेंट भेजोगे कि अच्छा चलो आज सैलरी स्लिप भेज दी, कल ITR भेज दी, फिर परसों अगले साल की ITR भेज दी, तो यार आपका भी काम डिफिकल्ट होगा एंड वो जो सामने वाला बंदा है वो भी बहुत इरिटेट होगा। आप उससे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मांगो, आप डे 0 पे सारे डॉक्यूमेंट ओके कर लो, डे 0 पे सारे डॉक्यूमेंट ओके कर लो। आपके सारे डॉक्यूमेंट ओके हो जाएं जिस दिन कि इतने सारे डॉक्यूमेंट मेरे एक डॉक्यूमेंट आपके पास हो, आप डे 0 पे ही उसको ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट भेजो, ताकि जब वो आगे टीम को, अपने मैनेजर को या क्रेडिट टीम को प्रेजेंट करे तो आपकी फाइल एकदम कंप्लीट परफेक्ट लगे। ठीक है, किसी को भी आपसे एक डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा मांगने की ज़रूरत ना ही पड़े। तो आप पहले से ही ये जो भी डॉक्यूमेंट मैंने अभी पीछे बताए थे, सारे डॉक्यूमेंट डे 0 पे ही आप फाइनल कर लो। यार अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो, आपने वीडियो पूरी देख ली है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। बाकी और कुछ आपकी मर्जी है, बट सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। राइट, बाय बाय।